यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। उसके बाद काशी की कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तमाम कथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर समाज को नहीं बांटा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महापुरुषों का अपमान किया। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर बैन के बाद सियासत लगातार गर्म है। विपक्ष आज भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर दिखा, तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फैसले पर अभी कायम है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर योगी के चाइनीज वर्जन वाला हमला बोला है। योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी तेजस्वी यादव के बयान के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे। जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने फैसले को सही बताया और कहा कि सभी विधायकों की सहमति से ये फैसला किया गया। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बिहार के बेगूसराय में जनता दरबार के दौरान हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर पोस्ट की और इस हमले को लेकर करारा पलटवार किया। इस तस्वीर में गिरिराज सिंह हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हैं और पोस्ट में लिखा कि त्रिशूल हमारा गौरव और स्वाभिमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है, ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। दरअसल कल जनता दरबार में जब गिरिराज सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, उस वक्त सैफ नाम के एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने सही कहा था कि जो बटेगा वो कटेगा। हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातनियों को एकजुट होकर ऐसी ताकतों से मुकाबला करना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा होगा। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी समाज में जहर फैलाकर विदेश चले जाते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं। देश में तो रहते नहीं, इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल के अमेरिका दौरे की जानकारी साझा की थी। दरअसल राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जिसमें 8 सितंबर को डलास, 9 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों, शिक्षाविदों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, जबकि वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी वहां के थिंक टैंक नेशनल प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने के चलते पद से हटा दिया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से शामिल कर लिया। बिहार की राजनीति में जाति और आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। कल जहां मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर घमासान मचा था, तो वहीं आज आरक्षण पर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। और पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 65% आरक्षण सीमा को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया। राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धरने पर बैठे, तो वहीं बेतिया और लखीसराय से भी धरने की तस्वीरें सामने आई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो सत्ता में हैं, उन्हें ऐसा करने में क्या परेशानी हो रही है। जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल 9 में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने राष्ट्रीय जनता दल के धरने पर निशाना साधा। तो ऐसे लोग हैं जब उनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे, इसलिए इसमें कोई दम नहीं समझा। दरअसल बिहार में 65% आरक्षण करने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया था। जून में बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से किशन चंद त्यागी यानी केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे को निजी वजह बताया, लेकिन केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि केसी त्यागी कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे, जिसके लिए पार्टी नेतृत्व से सलाह भी नहीं ली गई, जिसकी वजह से एनडीए में मतभेद हो रहा था। इतना ही नहीं, विदेश नीति पर विपक्षी गठबंधन के सुर में सुर मिलाया। इजराइल से हथियारों की सप्लाई रोकने पर INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ साझा बयान पर हस्ताक्षर तक कर दिए और लेटरल एंट्री और SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिना पार्टी से बात किए बयान दिए। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर केसी त्यागी के इस्तीफे पर विपक्ष को एनडीए पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लगभग कमोबेश वो वही चीजें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता। दरअसल केसी त्यागी ने कल ही नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर पद से मुक्त करने के लिए कहा था। पत्र में केसी त्यागी ने लिखा था कि अन्य अतिरिक्त कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं पार्टी के प्रवक्ता पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी के इस्तीफे को उनका अंदरूनी मामला बता रही है। एनडीए का एक मजबूत घटक दल है और रहेगा। भाजपा और जदयू की दोस्ती अटूट है। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, यह जदयू का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मुद्दा और गर्मा गया। प्रधानमंत्री मोदी की माफी के बाद इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में INDIA गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे भी समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और मार्च निकाला। इस मार्च में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। मुंबई के हुतात्मा चौक से शुरू हुआ ये मार्च गेटवे ऑफ इंडिया पर खत्म हुआ। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिससे पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। भाई, प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट राजनीतिक करते हैं। इतनी संवेदना होती तो मणिपुर में जाते। पुतला गिरने के बाद में भी कल परसों आए तब माफी मांगने। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष मार्च पर निशाना साधा और कहा कि जनता इन्हें करारा जवाब देगी। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको हार उनकी नजर आ रही है और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी। दरअसल सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई भी की थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था और जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर थे तब उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी थी। यूपी के महोबा में एक किसान का बिजली कनेक्शन काटने पर विधायक जी खफा हो गए और पूरे बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की क्लास लगा दी। शिकायत पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने गेस्ट हाउस में तलब कर लिया और एक कर्मचारी को गर्मी निकालने की धमकी तक दे डाली।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। पूरी गर्मी निकाल दूंगा तेरी मैं। यहाँ के अगर कंज्यूमर के साथ किसी पब्लिक के साथ में बदतमीजी करके गर्मी खत्म कर दूंगा तेरी। जो भी हो गए बता दिया। विधायक जी यहीं पर नहीं रुके और सख्त हिदायत भी दी। जनता की सुविधा के लिए काम करते हो, जनता के मालिक नहीं हो, नौकर हो, नौकर बन के रहो। बिजली का बिल नहीं देगा। इतना ही नहीं, बिजली कर्मी को सुधर जाने की नसीहत देते हुए विधायक जी ने माफी तक मंगवाई। माफी मांगिए सही से, हाथ जोड़कर माफी मांगे आप। आज के बाद किसी से बदतमीजी से बात मत करना। दरअसल किसान राजेश राजपूत का 31,000 रुपए बिजली का बिल बकाया था, जिसे लेकर बिजली विभाग बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने का दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत किसान ने विधायक से की थी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और एनसीआर को बचाने की अपील की। विधायक ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि गाजियाबाद की पुलिस लगातार समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। गाजियाबाद को, एनसीआर को आप बचा लीजिए, आपसे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। हालात इतने खराब कर दिए कि प्रतिदिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी और स्थानीय मुस्लिम मिलकर के दुराचार कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि बीते कुछ दिनों के अंदर ही लोनी में ही 3 ऐसी घटनाएं सामने आई जिनको सुनकर लोग परेशान और डरे हुए हैं। साथ ही नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर लोनी तक बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने लोगों का जीना नरक कर दिया है, बेटियों की चैन छीन लेते हैं, कुंडल छीन लेते हैं, लूट लगातार हो रही है। रोज डेली प्रतिदिन व्यापारियों को लूटा जा रहा है, घरों में घुस करके घड़ियों के शोरूम उखाड़ दिए गए। इस तरह के हालात 1.5 साल में बन गए। साथ ही उन्होंने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की अपील भी की है। खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की हिंदुओं और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के दावे फेल साबित हो रहे हैं और लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ठाकुरगांव इलाके में माता के मंदिर को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। ठाकुरगांव से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही शर्मनाक हैं। यहाँ अज्ञात उत्पातियों ने लक्ष्मी माता मंदिर पर हमला कर दिया और मूर्ति तोड़ दी। उर्दंगियों ने मूर्ति का सर अलग करके मंदिर से बाहर फेंक दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, लेकिन वहाँ हिंसा जारी है। बांग्लादेशी हिंदुओं को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं और मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। अब बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। हालांकि हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हिंदू एकजुट हुए और इसका जवाब भी दे रहे हैं। ढाका में तो यूनुस के गेस्ट को भी घेरने की कोशिश की गई थी। और बांग्लादेश में इसी तरह से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की यूपी के बागपत में मौजूद संपत्ति नीलाम होने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बागपत के कोताना गांव में करीब 13 बीघा जमीन है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और 5 सितंबर को इसकी बोली लगेगी। इनकी संपत्ति है, अब ये वहाँ चले गए थे, शत्रु संपत्ति हो गई थी, अब ये नीलाम हो रही 5 सितंबर को। दरअसल परवेज मुशर्रफ का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था और बंटवारे के बाद पूरा मुशर्रफ परिवार पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उनकी हवेली और खेत अभी भी उनके ही नाम पर हैं, जिसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके परिवार का बागपत की जमी से नाम खत्म हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ की मां और उनके पिता बागपत के कोताना गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लव जिहाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे एक जोड़े को पुलिस ने पकड़ लिया। पापा का, चाचा का, भाई का। जौनपुर के दीवानी कोर्ट में उस समय हंगामा मच गया जब एक हिंदू लड़की बुर्का पहनकर एक मुस्लिम लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची। जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, कोर्ट में हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया और लड़के और लड़की से काफी देर तक सवाल जवाब करते रहे।
घटना जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हंगामे के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों को पुलिस सुरक्षा में थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक खुटहन पुलिस को इस बात की शिकायत मिली थी कि मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को भगा लिया है। सुल्तानपुर अशरफगढ़ का युवक मोहम्मद मुस्लिम एक युवती को भगा कर ले गया था, जिस संबंध में थाना खुटहन में अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 31/8/2024 को वह उस युवती के साथ न्यायालय में विवाह करने का प्रयास कर रहा था कि इसी दौरान उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक पुलिस अधिकारी की महिलाओं से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोपी के घर पहुंची पुलिस टीम ने वहां मौजूद महिलाओं को धमकाया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस की टीम आरोपी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, लेकिन आरोपी के ना मिलने पर जमकर हंगामा होता है। टीम के साथ गए पुलिस अधिकारी महिलाओं को फटकार लगाते नजर आते हैं। हमारे बाप के गुलाम हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो गया हो क्या? दारोगा जी यही नहीं रुकते हैं, वो बुलडोजर वाली धमकी भी देते हैं। खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के खोज लेंगे। मामला भटनी थाना क्षेत्र के बरौली गांव का है, जहां 307 के एक आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी। यूपी के 2 जिलों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। बिजनौर और हरदोई में हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्लान किया गया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। मामला यूपी के बिजनौर का है, जहां काली मंदिर में रखी मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया। मूर्ति तोड़ने के बाद उसे खेतों में फेंक दिया। बिजनौर के थाना स्योहारा इलाके में जैसे ही काली मूर्ति के टूटने की खबर फैली, गुस्से में लोग आग बबूला हो गए। घृणित कार्य हुआ है हमारे राज्य की जो मूर्ति तोड़ी गई है, पूर्व में भी इस तरह का ये घटनाक्रम यहाँ पर घट चुका है। हिंदू समाज में आक्रोश तो बहुत है, लेकिन हम प्रशासन पे विश्वास कर रहे हैं। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाया और तनाव कम करने की कोशिश की, ताकि बिजनौर का माहौल न बिगड़े। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। संबंधित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। तनाव की ऐसी ही स्थिति यूपी के एक और जिले हरदोई में भी बन गई थी। वहां भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था। हरदोई में मूर्ति तो नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया था। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी जुनैद और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके कुछ और साथियों की तलाश कर रही है। गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं। सवाल है कि त्योहार और पर्व के सीजन में कोई यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन के रामघाट में महापाप होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि घाट में स्नान करने आई महिला श्रद्धालुओं की आपत्तिजनक तस्वीरें ली जा रही हैं। इस मामले में रामघाट में बनी एक मस्जिद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरों से रामघाट की तस्वीरें कैप्चर होती हैं। दावा तो यहाँ तक है कि दूरबीन और एडवांस कैमरों से रामघाट में स्नान करती हुई महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें ली जा रही हैं। उन माता बहनों को नहाते हुए चित्र लेना और उनको वायरल करना, इस प्रकार का घिनौना कृत्य एक धार्मिक स्थान से, वर्ग विशेष के धार्मिक स्थान से होने का काम संज्ञान में आया है। इन दावों में सच्चाई कितनी है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन रामघाट में आई महिला श्रद्धालुओं की माने तो वहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर है। ऐसा लगता है कि कोई वीडियो बना रहा है या ऐसा कुछ, मतलब इसलिए हम थोड़ा नहाते नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के नहाते हैं। महिला श्रद्धालुओं ने रामघाट में बदइंतजामी का दावा भी किया है। नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, ना चेंजिंग रूम है यहाँ पे। इधर दरगाह कमेटी महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने के आरोपों को खारिज कर रही है। खासकर कैमरों को लेकर उन्होंने सफाई दी। ये उन लोगों का कहना झूठा। हमारे जो कैमरे हैं वो हमारी परिसर के अंदर है, ना कि घाट पर है। घाट पर जो कैमरे लगे हैं वो शासन प्रशासन। कैमरा बाहर भी लगा हुआ है, दरगाह पे लगा हुआ है। दरगाह कमेटी की सफाई ने उनका पक्ष तो क्लियर कर दिया। अब सवाल है कि महिला श्रद्धालुओं की तस्वीरें अगर ली जा रही हैं, तो वो कौन है जो ये महापाप कर रहा है। उन्नाव में एक सरकारी अधिकारी की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि जब वो अधिकारी नदी में डूब रहे थे, तब गोताखोरों से मदद मांगी गई। उस वक्त मौके का फायदा उठाकर गोताखोरों ने 10,000 रुपयों की मांग की।
इधर वो अधिकारी नदी में डूब रहे थे तो दूसरी तरफ उनके दोस्त गोताखोरों को यूपीआई पेमेंट कर रहे थे। जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक कुछ गोताखोर नदी में नहीं गए। कुछ मिनटों की आपाधापी के बाद स्वास्थ्य अधिकारी उफनती हुई गंगा नदी में डूब गए। अब उनके डूबने के बाद करीब 30 गोताखोर शव की तलाश में जुटे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी 20 किलोमीटर तक के इलाके में शव की तलाश कर चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने गोताखोरों पर लगे आरोपों पर सफाई दी और उन्हें पैसों की लालच वाली बात को नकारा। उन्होंने अपना किराया मांगा। भाई अब मदद करने वाले जैसे लोग थे, एक गुट में 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो बचाने के लिए 2 लोग कूद ही गए, 3 लोग कूद गए। अब यहाँ इतने उफान गंगा में 3 लोग कहाँ तक जा सकते हैं? तो उन्होंने शायद पेट्रोल या फिर नाव के लिए खर्चे की डिमांड मांगी कि हमको पेट्रोल मिल जाए, खर्चा मिल जाए। बाकी उन्होंने भरसक प्रयास किया। स्वास्थ्य अधिकारी की पत्नी जज हैं। उनके चचेरे भाई नीतीश कुमार के निजी सचिव हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। हालांकि पुलिस ने भी पैसों वाले दावे को लेकर अलग कहानी बताई। उससे दूसरे लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने मना भी किया, माने नहीं, इसके बाद भी हम लोग कूद करके बचाए हैं। जब बाद में डेड बॉडी सर्च करने की बात आई है तो स्टीमर जो मोटर बोट है इनके पास, वो तेल वगैरह के लिए जो भी खर्चा अपना मांगे हों, हो सकता है ये हो। इस मामले में पैसों की मांग को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। बताया गया कि जब गोताखोरों ने पैसे मांगे तब अधिकारी के दोस्तों के पास कैश नहीं था, तो गोताखोरों ने पास की दुकान में यूपीआई पेमेंट कराया और तब जाकर अपनी नाव गंगा नदी में उतारी। जिस दुकानदार को यूपीआई पेमेंट की गई थी उसने भी पैसे लेने की बात कबूली है। पैसा हमने लिया था, जो गोताखोर 5-6 लोग थे, उन लोगों में दुकान पे बैठा था, उन लोगों ने अपनी बात की कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो उनके पास हार्ड कैश था नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि हार्ड कैश नहीं है, ऑनलाइन कर दो। यानी कि वाकई में उन लोगों ने नाव उतारने के लिए यूपीआई पेमेंट का इंतजार किया था। इधर मृतक के परिजनों ने भी उन गोताखोरों को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ थे उनके 2 साथी, उन्होंने कहा भैया बचाइए, तो कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब तक हमारे अकाउंट में पैसे ना आए। जो पैसे उनके अकाउंट में चले गए 10,000, उसके बाद उन्होंने बचाने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक अधिकारी को कॉन्फिडेंस था कि उन्हें तैरना आता है, इसी वजह से वो नदी के पानी में थोड़ा आगे तक गए, लेकिन नदी में उफान की वजह से उन्हें धोखा हुआ और इसी वजह से उनकी जान चली गई। झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई। दावा है कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा कैंडिडेट बेहोश भी हुए हैं। मरने और बेहोश होने वाले लोग झारखंड राज्य के उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती में शामिल होने आए थे। दौड़ लगाते समय ही अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी और सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। सरकारी नौकरी के लिए आए युवा आखिर क्यों अपनी जान गंवा रहे हैं, ये जानने के लिए झारखंड सरकार ने जाँच के निर्देश दे दिए हैं। क्या मामला पूरा है, इसके संबंध में हमने सचिव को कहा, विभागीय सचिव को कहा है कि इसकी पूरी जानकारी हासिल करके मुझे बताएं कि ये जो घटना की सूचना आ रही है वो किन परिस्थितियों में हुआ है। सरकार की रिपोर्ट से पहले हमारी टीम ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर से बात की और उनसे इन मौतों की वजह जानी। चीज़ें हैं वो ओवर एक्सर्शन के कारण हो रही है। एक जो है हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जा रहा है और उसके कारण अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट तक हो रहा है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा की दौड़ को लेकर स्ट्रेस रहा होगा। कुछ अभ्यर्थी बिना खाए पिए दौड़ रहे थे। गलत तरीके से दौड़ लगाने पर उनकी बॉडी पर असर पड़ा। सिपाही भर्ती के दौरान हुई मौतों का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ा है। कुछ महीनों में राज्य में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी भी इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की सरकार को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि महज वोट बटोरने के लिए हेमंत सरकार ने जल्दबाजी में ये बहाली करवाई। अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए कम समय मिला, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। हेमंत सरकार ये नौकरी नहीं बांट रही है, ये मौत बांट रही है। आप बताइए, उत्पाद जो भर्ती परीक्षा में आप 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है, 14 तारीख को एडमिट कार्ड दिया जाता है और 22 तारीख को दौड़ का शुरुआत किया जाता है। यानी मात्र 15 दिन उस अभ्यर्थी के लिए, मात्र 15 दिन वो तैयारी कैसे करेंगे। बहाली के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना था। दावा है कि भर्ती सेंटर में मूलभूत सुविधाओं के बिना ही लोग दौड़ लगा रहे थे। सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में जान गंवाने वाले युवाओं के घर पर अब मातम पसरा है। परिवार वाले जहां एक तरफ रोते बिलखते अपने घर के चिराग के बुझने का गम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेडिकल व्यवस्था पर भी उनका गुस्सा फूटा। इसमें डॉक्टर की पूरा लापरवाही, सर ऐसा ही करेगा हर आदमी को, तो वहाँ कौन मरीज वहाँ जाएगा। सोचा मेरा भैया देश के लिए जाएंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे तो अच्छा ही होगा। इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हुई इन मौतों ने झारखंड में सियासी पारा हाई कर दिया है। और गाजियाबाद में गन पॉइंट पर 2 भाइयों को पकड़ना पुलिस को भारी पड़ गया। गाजियाबाद पुलिस के 3 सिपाहियों पर गाज गिरी है।
जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। ये पुलिसकर्मी शातिर वाहन चोर नूर मोहम्मद के आने की सूचना पर एक कार का पीछा करते हुए बागपत पहुंचे थे। बागपत पहुंचे पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए हैं। इनकी गलती थी कि नूर मोहम्मद समझकर पुलिसकर्मियों ने दो भाइयों शकील और शमीम को दबोच लिया था। दोनों भाई बागपत में कोर्ट रोड पर रहते हैं। कार में बैठाने के लिए पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट करते भी देखे गए थे और दोनों को कार में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने बैठने से मना किया तो बंदूक का डर दिखाकर उन्हें फिर से गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। खबर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया। दो भाइयों के साथ मारपीट करने वाले लोनी थाने के हेड कांस्टेबल राजीव, प्रशांत और अमित को लाइन हाजिर कर दिया गया। बहराइच में भेड़ियों के लंगड़े सरदार को पकड़ने के लिए आज वन विभाग की टीम पूरे दिन जुटी रही, लेकिन भेड़िया आज पकड़ में नहीं आया। इस बीच भेड़ियों ने देर रात 2 और लोगों पर हमला कर दिया। इस बच्चे के गले पर भेड़िए ने पंजा मारा है। वो इसे अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन गनीमत रही कि बच्चा उनके चंगुल से बच गया। बताया जा रहा है कि इलाके के जंगलपुरवा के पास नकाही गांव में मासूम पर यह हमला हुआ। हमले से 8 साल का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है। इस बीच वन विभाग की टीम को आज एक और बड़ी सफलता मिली। टीम ने अपने ड्रोन कैमरे से एक भेड़िए को देखा। कर्मचारियों की माने तो ये भेड़िया काफी बड़ा है। घाघरा और सरयू नदी के बीच मौजूद टापू में भेड़िए को देखा गया है। कैमरे में भेड़िए के दिखने के बाद उसे पकड़ने के लिए जब तक वन विभाग की टीम जाती तब तक वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग चुका था। जिन लोगों ने भेड़िए को देखा वो बता रहे हैं कि वो भेड़िया बिल्कुल फिट है। खतरा देखकर उसने नदी किनारे दौड़ लगा दी थी। यानी अब इतना साफ हो गया है कि भेड़ियों के लंगड़े सरदार के साथ और भी कई स्वस्थ और खूंखार भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं। आज दिन भर चले ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम के हाथ खाली ही रहे। भेड़िए के करीब पहुंचकर भी वन विभाग आज उन्हें पकड़ नहीं सका। अब कल फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। माना कि आज एक भी भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में नहीं आया, लेकिन वन विभाग आज भी उन्हें पकड़ने के बिल्कुल करीब था। उन 32 गांव के लोगों के साथ पूरा देश चाहता है कि भेड़ियों का आतंक जल्द खत्म हो जाए। जी न्यूज की टीम भी आज पूरे दिन वहीं रही। हमने दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश लगातार जारी है। सुबह से वन विभाग की टीम अलग अलग गांवों में जा रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। टंच गांव में भेड़िए के पास जैसे ही पहुंचे वो चकमा देकर वहां से भाग निकला। फिलहाल हम लोग इस वक्त मंगलपुरवा में हैं, जहां पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तमाम वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ड्रोन के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर निगरानी की जा रही है। क्योंकि स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी कि टंच गाँव से जब वो भेड़िया भागा तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव है, जहाँ पर वो आकर देखा गया है। नदी के किनारे किनारे लगातार वो अपने आप को छुपता बचाता हुआ भाग रहा है। और तमाम जो गांव के लोग हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कल रात को लगभग 2:30 बजे एक 9 साल के बच्चे पर भेड़िया ने अटैक किया था और सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे एक 55 साल के बुजुर्ग पर भी उसने अटैक किया है। और वही वो भेड़िया है जो लगातार जो है लोगों पर अटैक कर रहा है, खासतौर पर बच्चों को अपना निवाला बना रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी से लेकर राजस्थान तक आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार ने इन दोनों जगहों पर अपनी दहशत फैला रखी थी, जिसे वन विभाग ने काबू में किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के बिजनौर में लोग आदमखोर गुलदार की वजह से दहशत में थे, लेकिन वन विभाग ने इस गुलदार को पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल की, जिसके बाद गांव के लोगों की सांस में सांस आई। इस गुलदार के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अब तक 28 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है और 20 दिन के भीतर 4 लोगों की जान इस गुलदार ने ले ली है। गुलदार के आतंक की वजह से गांव के लोग कई दिन से परेशान थे, लेकिन प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं था। आखिर में गांव के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इस घटना के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया और गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए और ये गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में भी तेंदुए के आतंक के खौफ में लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ लिया। ये तेंदुआ आलियागंज गाँव और जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास ही घूम रहा था, जिस वजह से लोग खौफ में थे। तेंदुए की खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने वहाँ पिंजरा लगाया और लालच के लिए बकरी को वहीं पास में ही बांध दिया। जैसे ही तेंदुआ बकरी के शिकार के लिए आया, वो पिंजरे में कैद हो गया। राजस्थान के राजसमंद में भी तेंदुए को पकड़ा गया है। ये आदमखोर तेंदुए की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। इसने कुछ दिन पहले ही बकरी चराने के लिए घर से बाहर निकली महिला पर हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग भी हरकत में आया और तेंदुए को कैद करने के लिए पिंजरे लगाए गए। आखिरकार ये आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। धमतरी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को पकड़ा गया है। 2 लोगों की जान लेने वाला तेंदुआ पकड़ा गया है। रायपुर रेस्क्यू सेंटर तेंदुए को
भेजा गया है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आदमखोर तेंदुआ, जिसकी दहशत से कई लोग परेशान थे लंबे वक्त से, 2 लोगों की जान ले चुका है ये तेंदुआ। आखिरकार वो पकड़ा गया है। रायपुर रेस्क्यू सेंटर अब इस तेंदुए को भेजा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी से ये बड़ी खबर मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आदमखोर तेंदुआ जो कि अब पकड़ में आ चुका है, ये 2 लोगों की जान ले चुका है। रायपुर रेस्क्यू सेंटर अब इस तेंदुए को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीड़ ने महिला तांत्रिक के साथ मारपीट की। रात के वक्त वो तांत्रिक शमशान घाट में तंत्र क्रिया कर रही थी, तभी डंडों के साथ कुछ लोग वहां गए और आते ही इन लोगों ने तांत्रिक के सामान का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तांत्रिक अपने साथ थाली में कुछ सामान, तेल के साथ मोमबत्ती जलाकर बैठी हुई थी। इसके साथ महिला तांत्रिक कुछ फोटोज लेकर भी शमशान घाट में बैठी हुई थी। जैसे ही फ्लैशलाइट उन फोटोज पर पड़ी, फौरन उस तांत्रिक ने फोटो अपने पास रख ली। तभी गुस्से में आई भीड़ ने थप्पड़ मारते हुए उससे फोटो छीनने की कोशिश की। महिला होने की वजह से शायद उस तांत्रिक को सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा, लेकिन उसके साथ आए साथियों को भीड़ ने खूब मारा। इन 2 लोगों को बारी बारी डंडे से मारा जा रहा था। इधर शमशान में डंडों के साथ इतने सारे लोगों को देखकर ये तांत्रिक घबरा गई थी। लाठियों की मार देखकर वो समझ गई कि भीड़ उन लोगों को अब छोड़ने वाली नहीं है। वीडियो में दिखा कि जलती चिता के पास ही महिला तांत्रिक के साथियों की पिटाई हो रही थी और वो साइड में खड़े होकर बस किसी तरह मार खाने से बच रही थी। 10 से ज्यादा संख्या में आए लोगों ने तांत्रिक और उसके साथियों को खूब मारा। ये घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। इलाके की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में समोसे बेचने वाले ने लड़कियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि लड़कियों ने उसके यहाँ से समोसा ऑर्डर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बगल की दुकान से समोसा खा लिया और इसी बात पर दुकान वाले के साथ उनकी मारपीट हुई। बताया गया कि रीवा के सिरमौर चौराहे में कुछ लड़कियां सड़क किनारे लगे समोसे के ठेले पर पहुंची। सबने मिलकर समोसे खाए, लेकिन इतने में उनके दोस्त भी वहां पहुंच गए तो लड़कियों ने अपने दोस्तों के लिए भी समोसे ऑर्डर करवा दिए। इधर दुकान वाले ने कस्टमर को सर्वोपरि मानकर समोसे बना दिए, लेकिन बाद में उसने देखा कि उन लड़कियों के दोस्त बाजू वाली दुकान से समोसा खाने लगे। दावा है कि इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। तो दूसरे के यहाँ गए तो वहाँ खाने लगे तो ये लोग बोले कि अशब्द बात बोली कि लो खा लो, फ्री में खा लो, पैसा ना देना। तो वो लोग वहाँ से थप्पड़ मार दिए ठेले वाले को। फिर वो लड़का ने क्या किया कि 2-3 लड़कियों को पटक पटक के मार करके मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इधर सड़क पर लड़कियों के पिटने की सूचना पर पुलिस भी एक्शन में आई और दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले जाया गया। आरोपी समोसे वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके अपराध के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में बैटरी चोरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली वाले अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके जब सो जाते हैं, तब उनकी गाड़ियों से बैटरियां चुराने के लिए कुछ लोग आते हैं और चुपचाप ये लोग गाड़ी की बैटरियां निकाल कर ले जाते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो में दिखा कि 2 चोर एक ऑटो से दिल्ली के सदर बाजार कॉलोनी में आए। इस ऑटो में 2 चोर बैठे हैं। ऑटो खड़ी करने के बाद इन्होंने कुछ सेकंड का इंतजार किया, देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जैसे ही इनकी रेकी का काम पूरा हुआ, तुरंत एक चोर ऑटो से निकलकर गाड़ियों की ओर भागता है। यहाँ कैमरे के सबसे निचले हिस्से में दिख रहा है कि एक चोर महज 40 सेकंड के अंदर ही गाड़ी से बैटरी निकाल रहा है। दूसरी तरफ ऑटो में बैठा चोर ऑटो स्टार्ट करके खड़ा है। काम पूरा होते ही इस चोर ने ऑटो की तरफ दौड़ लगा दी। इसके हाथ में लाल रंग की ये चीज वही बैटरी है जो इसने कुछ सेकंड पहले एक गाड़ी से निकाली है। गाड़ी का मालिक रात में चैन की नींद सो रहा था, लेकिन सुबह जब उसने अपनी गाड़ी देखी तो उसके साथ मोहल्ले वालों की भी नींद उड़ गई। गाड़ी से बैटरी गायब थी। इस घटना के बाद लोगों के मन में बैटरी चोरी का भय घर कर गया। अब आने वाले कुछ दिनों तक ही सही, लेकिन ये लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ये बैटरी चोरी दिल्ली के कैंट इलाके में हुई है। माना जाता है कि कैंट छावनी इलाके की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। चोरों ने उस कड़ी सुरक्षा में सेंध लगाई है। झांसी के जिला अस्पताल में कर्मचारी ने बुजुर्ग मरीज के साथ मारपीट की और फिर धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था, डॉक्टर भी तमाशबीन बने रहे। लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन बुजुर्ग मरीज को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया।
इमरजेंसी में मौजूद वार्ड बॉय गुंडई दिखाते हुए उस बुजुर्ग को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वार्ड बॉय की गुंडई की ये घटना कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर गुलाब खान नाम का मरीज इलाज कराने जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचा था। यहाँ मौजूद डॉक्टर ने गोली दी, लेकिन जब उसे आराम नहीं मिला तो उसने फिर डॉक्टर से आराम न मिलने की शिकायत की। इससे गुस्साए वार्ड बॉय ने मरीज को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वार्ड बॉय स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के सामने ही मरीज को पीटते हुए इमरजेंसी से बाहर ले गया और धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। किसी ने बुजुर्ग मरीज की हो रही पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे कि पूरा विजयवाड़ा शहर पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। बारिश इतनी जोरदार हुई कि यहाँ सड़क पर खड़ी आधा दर्जन बसें भी पानी में डूब गईं। इसके बाद जो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। पूरे शहर का हाल ये था कि सब जगह पानी लबालब भरा हुआ था। सड़कें दरिया बन चुकी थी तो वहीं गलियों में सैलाब बह रहा था। गलियों में सैलाब का ऐसा मंजर था कि यहाँ से गुजरने वाले भी पानी में बह जा रहे थे, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए कैसे एक शख्स बहता जा रहा था, वहीं उसे बचाने के चक्कर में दूसरा शख्स भी बह गया। विजयवाड़ा में बारिश ऐसी हुई कि घरों के बाहर 3 से 4 फुट पानी भर गया, जिसमें बाहर खड़ी बाइकें भी डूब गई। विजयवाड़ा से सामने आई इस दूसरी तस्वीर को देखिए कि रामकृष्णपुरम इलाके की तस्वीर है, जहां सड़कों पर पानी नदियों की तरह बह रहा है। यहाँ कई घर भी पानी में डूब चुके हैं तो मंदिरों में भी पानी भरा हुआ है। गलियों का हाल क्या है इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है, जिसमें लोग बमुश्किल चल पा रहे हैं। विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बाढ़ के पानी ने अपना कहर बरपा रखा है। कई जगह तो एसडीआरएफ की टीम को लोगों को रेस्क्यू के लिए मोटर बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग शहरों में बाढ़ का कोहराम देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में भी डैम का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है, तो वहीं वारंगल में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। भारी बारिश से हैदराबाद के भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ हुई लगातार बारिश के बाद हुसैन सागर झील भी उफान पर आ गई है, जिसके बाद उसका पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे झील का पानी अब अपनी सरहद को तोड़ते हुए सैलाब का रूप ले रहा है और बाढ़ की तरह अपना रास्ता बनाते हुए बह रहा है। हैदराबाद ही नहीं, वारंगल में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जिसमें एक रास्ता पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है और उस पर से उफान के साथ पानी बह रहा है। इस उफनते पानी को भी पार करने का जोखिम कुछ लोग उठाते दिख रहे हैं। बीच में पहुंचे ये लोग फंस गए, क्योंकि पानी की धार इतनी तेज थी कि ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। रस्सी के सहारे ये लोग वहाँ काफी वक्त तक फंसे रहे। काफी देर बाद इन लोगों का रेस्क्यू हो पाया। वहीं भारी बारिश से वारंगल में दर्दनाक हादसा भी सामने आया, जहां एक मकान की दीवार गिर गई और दीवार के पास बैठी एक महिला और उसकी बेटी दब गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में गम का माहौल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। बाढ़ से कई इलाकों का मार्ग बाधित हो गया है, तो वहीं तेलंगाना में बाढ़ से रेलवे ट्रैक तक बह गया, जिसके बाद उनकी मदद के लिए बाढ़ वाले इलाके में बुलडोजर उतारना पड़ा। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु से सामने आई हैं, जहां लोगों के रेस्क्यू के लिए खुद पुलिस कप्तान ने मोर्चा संभाल रखा था। दरअसल एलुरु के निचले इलाके में भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से 80 लोग बाढ़ में फंस गए थे। इसके बाद उन 80 लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए बुलडोजर लगाया गया और बुलडोजर पर बिठाकर एक के बाद एक सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना की ये तस्वीर देखिए, जहां इंटिकानी रेलवे स्टेशन के पास जब बाढ़ आई तो रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी को बहा ले गई, जिसके बाद रेलवे ट्रैक हवा में झूल गया और उसके नीचे से बाढ़ का पानी गुजरता रहा। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उस रूट पर रेल परिचालन को रोक दिया गया। लेकिन बाढ़ जिस तरह से तबाही मचा रही है, उसकी तस्वीरें भी दहशत पैदा कर रही हैं। और तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खम्मम जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाढ़ में फंसे 9 लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पुल पर पानी आने से 9 लोग फंसे हुए हैं। तो इधर आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ से हालात
पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू खुद हालात की समीक्षा करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तेलंगाना में सैलाब की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ आंध्र में किस तरह से देखिए मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी ही पानी, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश के बीच मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, जिनके रेस्क्यू की अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वडोदरा और उत्तराखंड से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, गुजरात के वडोदरा की हैं। वडोदरा में आई बाढ़ के वक्त शहर में बाढ़ के पानी में एक साथ 5 मगरमच्छ देखे गए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे एक मगरमच्छ चल रहा है, उसके मुंह में शिकार भी है। तो वहीं कुछ देर बाद एक और मगरमच्छ ड्रोन कैमरे में दिखाई देता है। वडोदरा की एक और तस्वीर देखिए, यहाँ मगरमच्छ को 2 लोग स्कूटी पर लादकर वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। दरअसल ये मगरमच्छ नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था, जिसके बाद लोगों ने उसका रेस्क्यू किया और लादकर वन विभाग के दफ्तर में पहुंचा दिया। मगरमच्छ की स्कूटी की सवारी देखिए, अब कंधे की सवारी भी देख लीजिए। तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। मोहल्ले में मगरमच्छ निकला तो लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी, लेकिन जब वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची तो लोगों ने खुद ही मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मुंह रस्सी से बांधा और सर पर उठा लिया। इसके बाद मगरमच्छ को वन विभाग के ऑफिस पहुंचा दिया।